ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने एयर पॉल्यूशन को हटाने के लिए क्या क्या उपाय पढ़े थे ये कंप्लीट किया था ना, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसका मेन काम था पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना। एनसीईआरटी का लाइन है लगभग 99% पार्टिकुलेट मैटर को ये हटा देगा, जो बहुत डेंजरस होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्क्रबर का। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्क्रबर का, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करेगा। लेकिन बुकलेट आप पढ़िएगा तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर का भी जिक्र होगा, यानी दोनों को रिमूव करेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ केस स्टडी किया था। दिल्ली का, और दिल्ली में पॉल्यूशन का बुरा हाल था। हमने वहां पर सीएनजी इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और इंडिया में भारत स्टेज लाया गया। कहां से लाया गया ये रूल? यूरोप से। वहां इनका नाम था यूरोनॉर्म। इंडिया में इसका नाम पड़ा भारत स्टेज। तो फिलहाल हर लगभग 5 सालों के बाद में ये रूल को चेंज किया जाता है, और इंडिया फिलहाल भारत स्टेज 6 में है। कब एंटर किया है? पिछले साल 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और रूल आया, ध्यान से सुनना। जब आप कभी 4 व्हीलर खरीदने जाओ, हाँ 4 व्हीलर, डॉक्टर बनोगे, सबके पास 4, कोई ऐसा दुनिया में डॉक्टर नहीं जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है। तो डॉक्टर बनेंगे, 4 व्हीलर खरीदोगे, मेरी बात याद रखना ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर भी बनोगे तो भाई नर्स थोड़ी होगी, स्कूटी से चलोगे। हाँ, नर्स है स्कूटी से, डॉक्टर है वो कार से चलता है, ये देखना। तो अगर 4 व्हीलर खरीदने जाओगे तो बस एक चीज याद रखना, कितने पैसे का वो मैटर नहीं करता, कितने पैसे का मैटर नहीं करता। वो बहुत बताएगा कि देखो एसी ऐसा है, अंदर में सीट ऐसे है, अंदर में परफ्यूम ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लग्जरियस आइटम बताएगा। लेकिन आप बस ये पूछना क्या इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है। आप बस ये पूछना क्या इस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोला है सभी 4 व्हीलर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाइए, आपने लगाया क्या? उनको मालूम ही नहीं होता। उनको बस ये मालूम है सीट कैसा है, कंफर्ट कैसा है, साउंड कैसा है। आप पूछना कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या? सर ये क्या होता है? देखिए, जो आप मोटर व्हीकल यूज करते हैं उसमें कितने खतरनाक गैस यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है, एस्फाइक्सिया करेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। इसके अलावा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन लंग कैंसर तक कॉज कर देगा। ये बहुत डेंजरस है, ये तीनों बहुत डेंजरस है, मेनली यही रिलीज होते हैं। अगर ये डायरेक्टली एयर में आ जाए, इन्वायरमेंट में आ जाए, हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये पेट्रोल डीजल के बर्निंग से रिलीज हो रहे। तो क्या किया, मोटर व्हीकल कंपनियों को बोला गया कि आप क्या करो, एक कन्वर्टर लगा लो। सर ये कन्वर्टर क्या है? बहुत महंगा, इसलिए अच्छे से यूज करना है। इस कन्वर्टर के अंदर में हमने हमने कुछ मेटल्स के प्लेट लगा दिए, याद रखना। और ये जो मेटल्स है ना, गोल्ड से महंगा है, याद रखना, ये गोल्ड से महंगा है। सर कौन है बताइए? प्लैटिनम का है, पैलेडियम का होगा, रोडियम का होगा। डायरेक्टली नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में जो आपने मेटल्स लगाए हैं वो किसका बना है? प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। गोल्ड से महंगा, यानी महंगा डिवाइस। ये गाड़ी में फिट होता है, तुम्हें नहीं लगाना, गाड़ी में फिट होता है। ठीक है सर, ये करेगा क्या? ये मेटल से करेंगे क्या? तो जो बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा डायरेक्टली, बड़ा डेंजरस। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो मेटल्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अच्छे से बर्न करके CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि CO को किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड में, लेस पॉइजनस। नाइट्रोजन के ऑक्साइड खतरनाक थे, बाहर निकलते तो एसिड रेन वगैरह बना सकते थे, उसे कन्वर्ट कर दिया N2+O2 में। और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से उसे उसने कन्वर्ट कर दिया CO2+H2O में। अब बताइए, अब गड़बड़ नहीं कीजिएगा जो सभी बच्चे गड़बड़ करते हैं। सभी बच्चे को ये लगता है कि हमने मोर पॉइजनस गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पॉइजनस, हाइड्रोकार्बन पॉइजनस,
उसे हमने खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। ये भी बेटा, ये भी खतरनाक है, CO2 भी खतरनाक है, आज पढ़ेंगे, लेकिन पहले के कंपैरिजन में लेस खतरनाक है, यानी मोर पॉइजनस को, मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करता है। तो जब आप डॉक्टर बनिएगा, 4 व्हीलर खरीदिएगा, तो आप पूछिएगा क्या कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, उसे नहीं मालूम ना। और सेकेंड चीज, जब भी आप पेट्रोल भराने जाइएगा, आपकी गाड़ी में जब पेट्रोल भराने जाइएगा पेट्रोल स्टेशन पे, तो एक चीज याद रखिएगा, ना तो कन्वर्टर खराब हो जाएगा, नहीं तो बेटा कन्वर्टर खराब हो जाएगा। आप पूछिएगा जो आप पेट्रोल दे रहे हो, डीजल दे रहे हो, क्या उसके अंदर लेड है, पीबी है, पीबी मतलब लेड, जिसके लिए मैगी पे भी बैन लगा था, पीबी मतलब लेड, क्या उसके अंदर में लेड है, पीबी है? अगर उसके अंदर में पेट्रोल में डीजल में अगर लेड होगा, पीबी होगा, तो ये कन्वर्टर को खराब कर देगा, ये कन्वर्टर को खराब कर देगा, आपको वापस से नया कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी पेट्रोल पंप पे जाइएगा तो वहां पास एक बोर्ड मिलेगा, एक बोर्ड मिलेगा, इस बोर्ड पे लिखा होगा, यहां देखो हिंदी में ये लिखा रहता है, यहां सीसा रहित पेट्रोल मिलता है, यानी यहाँ लेड फ्री पीबी फ्री पेट्रोल दिया जाता है। अगर उस डीजल पेट्रोल में पीबी नहीं होगा, लेड नहीं होगा, तो आपका कन्वर्टर खराब नहीं होगा। गलती से अगर आपने लेड वाला पेट्रोल सस्ता वाला डलवा लिया, उसमें पीबी था, आपका कन्वर्टर खराब हो जाएगा, कन्वर्टर खराब होगा, पॉल्यूशन ज्यादा रिलीज होगा, पॉल्यूशन ज्यादा रिलीज होगा। तो आप जब गाड़ी खरीदे तो पेट्रोल भराने के दौरान देखिएगा, और हमेशा पेट्रोल स्टेशन पे ये चीज जरूर देखिएगा, क्या वहां लिखा है, हिंदी में लिखता है सीसा रहित पेट्रोल, और इंग्लिश में रहेगा लेड फ्री पेट्रोल, इसी को हम लोग ग्रीन पेट्रोल कहते हैं। तो सर ग्रीन पेट्रोल, किसी बच्चे से पूछ दूं मैं, ग्रीन पेट्रोल, बोलेगा सर ग्रीन कलर का रहता है क्या? नहीं, ग्रीन पेट्रोल इसी का नाम है, इसी का नाम है जिसके चलते पॉल्यूशन कम होगा। अगर पीबी है, पीबी क्यों ऐड किया जाता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना है, पीबी क्यों ऐड करते हैं सर, जब ये खराब कर देता है, क्योंकि वो इंजन मतलब इफिशिएंसी बढ़ाता है, माइलेज को बढ़ाता है ना, तो इसलिए पहले डाला जाता है, लेकिन पता चला ये तो खतरनाक है भाई, तो अब हमने उसे बैन कर दिया है ना, इसलिए आप पेट्रोल स्टेशन पे ये चीज देखिएगा। चलो बताओ, किसे किसे कैटालिटिक कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ना था, और नीट में चुन्नू सा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन कौन से मेटल कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज कीजिएगा। और रंजीत सर से ना, जो तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर, मैं उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया था, मुझे समझ में आया कि आखिर लेड पीबी कैसे गाड़ी की इफिशियंसी को बढ़ाता है, ये सर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, उन्होंने मुझे समझाया था। चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब हम लोग इसी एयर पॉल्यूशन में दो चीज और पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन के अंदर में दो चीज और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट वेट बेटा एनसीईआरटी के एवब आएगा, कुछ नया चीज सीखोगे। एयर पॉल्यूशन ना, दो चीज और पढ़ेंगे, एक आप पढ़िएगा यहाँ ओजोन लेयर, O3 का लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, O3 का लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। नीट के पेपर में देखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड ओजोन डे, एक बार क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड ओजोन डे, बच्चा लोग हंगामा काट दिया, बोले सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं वर्ल्ड ओजोन डे ना, बच्चा लोग बहुत परेशान, सर एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 6-7 में आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वर्ल्ड ओजोन डे आपको 16 सितंबर मिल जाएगा। सर 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, बर्थडे है क्या? हाँ बर्थडे। तो ये बर्थडे किस चीज का बर्थडे है 16 सितंबर, हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है, ठीक है। सेकेंड चीज, जहां बच्चा लोग से मैं जब भी पूछता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, ये बेटा तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है? 99% बच्चा गलती करेगा, तुम भी फटाफट गलती करो, सुधार देता हूं। मैं जिससे पूछता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा है, हमारे लिए अच्छा है खराब है, सभी बच्चा बोलते हैं सर खराब है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अरे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता ना, तो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहता, कोई यहां जिंदा नहीं रहता। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर +15 डिग्री सेल्सियस है। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी कहती है, तभी अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर रहा है, अगर ये नहीं होता तो डेंजरस हो जाता।
ना, तो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा चीज है, लेकिन एक लिमिट तक, हाँ एक लिमिट तक, लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हमें एक नया चीज मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ ये नुकसानदेह, ये नुकसानदेह है, ये बड़ा नुकसानदेह। इसी से बचने के लिए वर्ल्ड लेवल पे कुछ मीटिंग्स चलती है, कुछ यूएनएफसीसी वर्ड आएगा, डायरेक्टली नीट के पेपर का ये फुल फॉर्म पूछा गया, यूएनएफसीसी क्या है ना, यूनाइटेड नेशन ने कुछ एक्स्ट्रा एक विंग्स अपने पार्ट बनाए, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, जिसपे आज करेंगे डिस्कशन, यूएनएफसीसी, जिसके अंतर्गत हर साल नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के पहले वीक में एक मीटिंग होती है, वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है ना, नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक, जिसे आप सीओपी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और नीट के पेपर अगर तुम खोल लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, COP 21, COP 22, COP 23, ये क्या है सर? 1995 में पहली बार पूरे वर्ल्ड लेवल का एक मीटिंग हुआ, तो हर कंट्री का नाम पार्टीज रखा गया, तो नाम हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हाँ जिसका आप पार्टी करते हो। तो वहां पास बना COP 1। अब हर साल होता है, हर साल होता है, मीटिंग में कुछ डिसाइड होती है। तो अब बताइए, आपको अगर पता है 1995 में COP 1 हुआ है, तो 2020 में कौन सा हुआ होगा? अगर आप स्मार्ट बच्चा हो, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से आता है, तो आप हर साल का डेट जोड़ते जाइए। आई थिंक बच्चा 2020 में भी ये मीटिंग हुआ है, और ये COP 27 होगा शायद, अगर मेरा इतना मैथ अच्छा नहीं। तो आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा होते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में है ही नहीं इसके कोप वर्ड। आप देखोगे सर, हाँ सर कोप वाला था, कुछ समझ में नहीं आया, तो यही समझाना, टीचर का काम यही चीज को रिलेट करना है। तो हर साल होता है, अगले साल भी होगा, इस साल भी होगा, दिसंबर आने दीजिए, COP 28 के नाम से जाना जाएगा। कहाँ होगा, क्वेश्चन ये रहता है कहाँ होगा, और ये COP कौन सा चल रहा है, तो हम लोग इस पे बातें करेंगे। तो आज का 2 मुद्दा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, एक है ओजोन लेयर और इसका डिप्लीशन, और एक बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये 2 चीज हम एयर पॉल्यूशन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एयर ही तो खराब हो रहा है ना। अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, आपको मालूम है, CO2, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 बढ़ जाता है, तो CO2 क्या है, एयर का ही तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम एयर पॉल्यूशन के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन डिस्कस करेंगे। हाँ इसके अलावा मीटिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे डिस्कस करेंगे, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, इस पे बात करेंगे। तो ये 4-5 चीजें आज का है। चलो अब सबसे पहले, ये आपका है बच्चा अर्थ, जहां आप रह रहे हो, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है। और यहाँ आप मजे से, ये आसाम में, ठीक है, ये बेटा मजे से बिल्डिंग है, आराम से यहाँ रह रहे हो, आप लोग रह रहे हो ना। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, उसे कई सारे लेयर में डिवाइड किया गया है। मैंने ये क्लास 6 में ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, मेरे टीचर अच्छे थे ज्योग्राफी, इसलिए मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, अभी भी मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, इसलिए मजा आता है मुझे पढ़ाने में। इकोलॉजी, वो यानी एटमॉस्फेयर को कई सारे लेयर में डिवाइड किया गया, जहां आप हो, जहां आपकी बिल्डिंग्स है, जहां बादल है, ये सब सारी चीज जो दिख रहा है, ये सबसे पहला लेयर है 0 किलोमीटर, यानी अर्थ सरफेस से 16 किलोमीटर तक, ये जो है जहां आप हो और सारी चीज आसपास का दिख रहा है, ये है बच्चा आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। चलिए 16 किलोमीटर के ऊपर, 16 किलोमीटर के ऊपर, 16 किलोमीटर से लगभग ना 25 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। बोले ठीक है सर, क्यों पढ़ रहे, चलिए सुनिए। स्ट्रेटोस्फेयर में ध्यान से सुनना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक ओजोन की पतली एक लेयर पाई जाती है, ओजोन की एक पतली लेयर पाई जाती है, कोई मोटा, कोई किलोमीटर में नहीं है, कोई किलोमीटर में नहीं, एक बहुत ही पतला सा कंसंट्रेटेड लेयर। सर कितना पतला, बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा अजूबा है। ओनली 3 मिलीमीटर, ओनली 3 मिलीमीटर है।
हाँ पोलर एरिया पे थोड़ा ज्यादा है 4 मिलीमीटर। सर पोलर एरिया में ज्यादा क्यों, हमारे तरफ कम क्यों, डिस्कस करेंगे ना। एक बहुत ही पतली सी लेयर है जहां पर ओजोन है। सर फायदा है क्या, हाँ है। जो सन से जो एनर्जेटिक रेज यूवी रेज आती है उसे रोकने का काम करती है। जो सन से यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, वो एनर्जेटिक है। वो अर्थ सरफेस पे अगर आ जाए, आपके ऊपर आ जाए, यहां तक अगर पहुंच जाए तो आपका कबाड़ा उड़ाएगी, डीएनए में म्यूटेशन क्रिएट करेगा ना। ये बेटा कैटरैक्ट, स्नो ब्लाइंडनेस, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एनसीईआरटी, जेरोडर्मा पिगमेंटेशन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है स्किन का ना, वो सब क्रिएट कर देगी ना, म्यूटेशन क्रिएट करेगा सिंपल भाषा में बोले। लेकिन ये ओजोन लेयर के चलते, ये यूवी रेज अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही। बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात। इसलिए हम लोग इस ओजोन को गुड ओजोन कहेंगे, इस ओजोन को गुड ओजोन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये यूवी रेज को आने से रोकती। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन है। जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो वहां भी ओजोन है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में। याद कीजिए, जब मैंने पॉल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था पॉल्यूटेंट दो तरह के, जिस फॉर्म में रिलीज हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, लकड़ी को जलाया, पेट्रोल डीजल को जलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज हुए और आपको हार्म किया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। लेकिन कई बार जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे और बनाते हैं ओजोन और पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये ओजोन जो है ये डेंजरस है, ये आपके म्यूकस के मेम्ब्रेन को खराब कर रहा है, तो ये बच्चा आपके लिए हो गया बैड ओजोन। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, हु इज अ गुड ओजोन, हु इज अ बैड ओजोन। आप बोलिए ओजोन तो ओजोन है, हाँ किस लेयर पे मौजूद है उस पर डिपेंड करेगा। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहां अगर ओजोन है, म्यूकस के मेम्ब्रेन को खराब करेगा, वो हो गया आपका बैड। लेकिन उसके ऊपर एक पतला सा लेयर है, इसे कहेंगे गुड ओजोन। ओजोन के लेयर को हम डॉप्शन यूनिट में मेजर करते हैं, याद रखिएगा, डॉप्शन यूनिट में मेजर करते हैं, जिसे आप डीयू कहते हैं। डू नॉट कंफ्यूज विद डीबी। अब डेसिबल से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करेगा। डॉप्शन यूनिट ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करता है। तो माना जाता है कि जो ये देखिए ध्यान से, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो ये देखिए, ये पोलर रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, और ये सेंटर वाला रीजन है, ये बच्चा सेंटर वाला रीजन है। माना जाता है जो पोलर रीजन पे ओजोन की मोटी लेयर है, वो लगभग 400 डॉप्शन यूनिट, यानी कि वो सिंपल भाषा में 4 मिलीमीटर की लेयर है ना। लेकिन जो सेंटर है, जहां आप रह रहे हो, वहां पास ये लगभग 3 मिलीमीटर यानी 300 डॉप्शन यूनिट का थिकनेस कंटेन करता है ना। 300, इसी को हम 3 मिलीमीटर कहेंगे। सर क्यों, रीजन बताइए। अब सुनिए, रीजन सुनिए। यानी कि यहां तक आपको क्लियर है, ओजोन, बैड ओजोन, गुड ओजोन कहां पाया जाएगा, ट्रोफो में तो नुकसानदेह, स्ट्रेटो में तो हमें बचाएगा यूवी रेस से। होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ सरफेस, ठीक है, और ये आपका ट्रोफोस्फेयर, और ये बच्चा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जो सन की रेज, यूवी रेज आती है, तो यूवी रेज के प्रेजेंस में जो O3 है ना, वो यूवी रेज के एनर्जी को इनटेक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जो यूवी रेज आया एनर्जी है, उस एनर्जी को O3 ने यूज कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और तुम्हें बचा लिया। O3 जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये O2 प्लस O में टूट जाएगा, डिसोसिएशन। O3
टूट गया O2 प्लस O में, लेकिन ये O बड़ा ही अनस्टेबल है। बोलेगा ये भाई टूट तो गए, यूवी रे से बचा तो लिए तुम्हें, उस एनर्जी को यूज तो कर लिए, लेकिन तुरंत ये O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओजोन का टूटना डिसोसिएशन, ओजोन का बनना एसोसिएशन इक्विलिब्रियम में है, यानी ओजोन टूट भी रहा है, ओजोन बन भी रहा है ना, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन चल रहा है ना, चल रहा है ये, तो टेंशन नहीं लेना है। ओजोन टूटता भी है, ओजोन बनता भी है, और ये बदले में आपने यूवी रेज की एनर्जी को यूज कर लिया, तो ये अर्थ सरफेस तक पहुंचे, अच्छी बात। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। अब बताइए मुझे, जो पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बताइए क्या वहां लाइट की इंटेंसिटी हमारे तरह आती है? नहीं। अरे सर पोलर रीजन में तो 6-6 महीने तक सनलाइट आता नहीं, अंधेरा रहता है। कभी कभी रोजा जो लोग रखते बोलते हैं कि 23 घंटे तक ना, यहाँ पर लाइट का बड़ा प्रॉब्लम, तिरछे लाइट आता है, ऑब्लिक आता है, आपको तो अच्छे से मालूम है, सेंटर पे ज्यादा लाइट और इधर बेटा आएगा तिरछे, ऑब्लिक आता है, इंटेंसिटी कम होती, लाइट कम आता है। तो मुझे बताइए डिसोसिएशन कहां होगा? लाइट की इंटेंसिटी कम, लाइट की इंटेंसिटी पोलर रीजन पे कम होगा, डिसोसिएशन कम होगा, मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन चल रहा है, लेकिन हमारे कंपैरिजन में पोलर रीजन पे लाइट इंटेंसिटी कम है, डिसोसिएशन कम है, इसलिए वहां ओजोन की मोटी लेयर पाई जाएगी और वहां पाया जाएगा 400 डॉप्शन यूनिट का, 400 डॉप्शन यूनिट का। यही खेल है, डिसोसिएशन दोनों जगह हो रहा है, लेकिन वहां इंटेंसिटी कम है, तो वहां पास टूटने का रेट कम होता है हमारे कंपैरिजन में। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, 1985 में नासा, इंडिया वाले नहीं, ये अमेरिका की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है नासा, अपने लोगों ने नाम सुना होगा। उसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया निम्बस 7, उसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया निम्बस 7, उसने वहां से तस्वीरें भेजी, इमेज भेजा, बड़ा चौंकाने वाला था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने इमेज में यह बताया कि जो साउथ पोल है अंटार्कटिका, जो साउथ पोल है अंटार्कटिका, आपको मालूम है साउथ पोल को अंटार्कटिका कहते हैं, वहां ओजोन लेयर तेजी से टूट रहा है, मतलब वहां होना चाहिए था 400, और ये लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम में ना अचानक से ये 100 डॉप्शन यूनिट पे आ जाता है ना, तो ओजोन लेयर का थिकनेस वहां घट गया है, इसी को कहा गया ओजोन होल। तो सबसे पहले दिमाग में लोगों का कहानी ये गया, ओजोन होल अंटार्कटिका पे, अरे वहां इंसान नहीं रहता, प्लांट्स भी ज्यादा नहीं, एनिमल्स भी ज्यादा नहीं, फैक्ट्री भी ज्यादा नहीं, पॉल्यूशन भी ज्यादा नहीं, वहां ओजोन होल क्यों बन रहा है? अरे बनना होता तो हमारी जगह बनना था ना, अंटार्कटिका का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता चला, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। तो याद रखिएगा 1985 नासा, जो अमेरिका यूएस का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने, जैसे इंडिया में इसरो है, उसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया निम्बस 7, वहां से तस्वीरें, इमेज भेजी, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ इमेज समझ में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में फिगर बना है। उसने बोला कि भाई अंटार्कटिका में ओजोन टूट रहा है। देखो ओजोन होल में बच्चा लोग क्या एक गड़बड़ करता है, देखो ये ओजोन का लेयर है, बच्चा लोग क्या गड़बड़ करता है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये ओजोन लेयर है, तो बच्चों को लगता है कि ओजोन होल कहने का मतलब है, होल का मतलब ये होल, ये गलत है, होल नहीं, ये नहीं है ओजोन होल, ये नहीं है ओजोन होल, ये है बच्चा, ये है 400 डॉप्शन यूनिट होना था, 100 डॉप्शन यूनिट हो गए, पतला होना, लेयर का पतला होना, इट इज द ओजोन होल। तो बहुत सारे बच्चे से ओ लगता है छेद हो गया डायरेक्टली यूवी रेज आएगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग वापस से कॉन्सेप्ट पे आए कि ओजोन का जो लेयर टूट रहा है वो अंटार्कटिका पे क्यों टूट रहा है, वहां तो इंसान नहीं रहता, 6 महीने तो लाइट नहीं आता, ऐसा क्यों है? चलिए इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़िए। चलिए सर ओजोन टूट क्यों रहा है, चलिए सुनिए ध्यान से। टूट रहा है आपके चलते, आप यहाँ एसी यूज करते हो, आप यहाँ रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, आप जेट प्लेन्स यूज करते हो, आप फैक्ट्री लगाते हो, केमिकल फैक्ट्री, हाँ, और उससे रिलीज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाँ ब्रोमोफ्लोरोकार्बन,
उससे रिलीज होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हाँ, इसी को कहते हैं हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मेनली ओडीएस, इसी को कहते हैं ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मेनली अगर पूछा जाए सीएफसी, मेनली पूछा जाए सीएफसी। डेंजरस तो ज्यादा बीआरएफसी, ज्यादा डेंजरस तो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन वो भारी है, ज्यादा ऊपर जा नहीं पाता, ऊपर जा नहीं पाता तो तोड़ता नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा आपको सीएफसी पे फोकस करना पड़ेगा। सर तोड़ता कैसे बताइए? चलो इंटरेस्टिंग कहानी। सीएफसी आपने यूज किया CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री मेरे से अच्छा आपको आती है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे आए या ना आए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होगा, एच न्यू लाइट के प्रेजेंस में हमने यूज किया, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले गए, ये स्ट्रेटोस्फेयर में चला गया, लाइट के प्रेजेंस में CF2Cl2 टूट गया CF2Cl, CF2Cl और फ्री रेडिकल क्लोरीन। ये बेटा बहुत डेंजरस है, ये फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है वो कैटलिस्ट है, वो बेटा कैटलिस्ट है। फ्री रेडिकल आपको मुझसे अच्छा आता है, फ्री रेडिकल क्या करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, आपको अच्छे से आता है। ये फ्री रेडिकल बोलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में कि भाई साहब आप कहाँ हो, भाई साहब ओजोन आइए, भाई O3 आइए, हम तो भाई बहुत अनस्टेबल है, आप ओजोन हो। ऐसा करते हैं कि आपका O2 O3 को तोड़ दिया O2 में, प्लस आपका ऑक्सीजन लेके ClO बना लेंगे, ClO बना लेंगे, ClO बना लिया। पहले क्या होता था, O3 टूटता था O2 प्लस O में, फिर एसोसिएट हो जाता था, याद करो, O3 टूटता था O2 प्लस O में, फिर एसोसिएशन भी हो जाता था, लेकिन उस O को तो पकड़ लिया और ClO बन गया। एक बेटा ओजोन तुम्हारा गया काम से, एक ओजोन गया काम से, बोले ठीक। अब ये ClO जो है दूसरा ओजोन को पकड़ेगा, बेटा आ इधर, और बोलेगा क्या, 2O2 बन जा, 2O2, देखो 4 ऑक्सीजन एटम है, 2O2 बन गए, और ये फ्री रेडिकल वापस से रिलीज हो गया, वापस से फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। कहा जाता है ये जो फ्री रेडिकल पहली बार बना ना, वो अकेले 1 लाख ओजोन को तोड़ सकता है, वो कैटलिस्ट है, कोई अकेला नहीं कि एक बार तोड़ दिया खत्म, वो अकेला एक CFC जो रिलीज करेगा फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, वो सफिशिएंट है 1 लाख ओजोन को तोड़ने के लिए, 1 लाख। और कहा जाता है इसका लाइफ जो है ना, इसका जो लाइफ है वो आपका 100 ईयर प्लस, ये 100 सालों से ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में रह सकता है। तुमने रिलीज किया बेटा, वही रह गया, वही रह गया। देखिए ना, यहां पर एक CFC आया, एक ओजोन को उड़ाया, दूसरे ओजोन को उड़ाया, फिर से Cl जाएगा, O3 से रिएक्ट करेगा, फिर से तोड़ते जाएगा, 1 लाख तक तोड़ सकता है और 100 साल तक स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। सर समझ में आया कि ठीक है सर, ये कैटालिस्ट है, याद रखना बेटा, ये कैटालिस्ट का काम करेगा। लेकिन सर समझ में नहीं आया, पोल पे क्यों? सर AC हम यूज किया, रेफ्रिजरेटर हम यूज कर रहे, यहां केमिकल इंडस्ट्री है, यहां जेट पेल है, तो सर पोल पे क्यों? सर पोल पे क्यों? कहानी समझिए, कहानी समझिए। होता क्या है, आप हो बेटा मजे में, यहां ये है आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, और मजे में इंसान रह रहा है सेंटर वाले एरिया, सेंटर वाले एरिया में। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। हुआ क्या, आपने रिलीज किया CFC, आपने रिलीज किया CFC लार्ज स्केल। होता क्या है, ठंडा जगह का है पोलर रीजन, ठंडा जगह का है पोलर रीजन, विंड गर्म जगह से ठंडे की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, यानी कि जो विंड की है, विंड का जो मूवमेंट है वो सेंटर एरिया से पोलर एरिया की तरफ हो जाएगा, पोलर एरिया की तरफ हो जाएगा। यानी बनाया तुमने, थोड़े बहुत ऊपर गए, लेकिन मैक्सिमम जो CFC है वो चला जाएगा पोलर रीजन पे। सर वहां तो केवल आइस है, वहां तो केवल आइस है, अरे यही तो दिक्कत है, वहां जाकर के वो फ्रीज हो जाएगा,
वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां के आइस के साथ मर्ज हो जाएगा, जो भी सीएफसी है वहां आइस के साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहीं जम जाएगा, वहीं जम जाएगा। सर वहां तो बहुत ठंडा होता है, सुनते हैं -70 डिग्री है, अरे यही तो दिक्कत है, वहां जाके फ्रीज हो गया, वहां सारा सीएफसी फ्रीज हो गया। बोले ठीक, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत अब लेट अगस्त, अगस्त के बाद, लेट अगस्त, अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस दौरान वहां गर्मियां पड़ती, वहां गर्मियां पड़ती थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि 40 डिग्री वाला पड़ेगा, थोड़ी बहुत जब गर्मियां पड़ती है तो वहां मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है, आइस मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है। अब जब आइस का मेल्टिंग होगा, बर्फ पिघलेगा, तो अंदर में जो करोड़ों मिलियंस में सीएफसी एक साथ एक्यूमुलेट थे, वो सारे के सारे एक साथ रिलीज होंगे, एक साथ रिलीज होगा। तो इसी दौरान अक्टूबर नवंबर के आसपास, वही सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, वहां पास अचानक से इतना ज्यादा सीएफसी का रिलीज होता है कि अचानक से O3 जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाता है, वो बेटा डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा करते कांड तुम हो, भुगतता वो लोग है सर। ठीक है, तो क्या दिक्कत है सर, वहां होने दो, हम पोल पे थोड़ी रह रहे हैं, हमें तो मजे है, होने दो वहां। अब साइंटिस्ट में ये डिबेट है कि अगर वहां होल बना है, वहां 400 अडॉप्शन यूनिट था, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास 100 अडॉप्शन यूनिट हो गया, यही हो गया बेटा ओजोन होल, यही हो गया बच्चा ओजोन होल, ओजोन का लेयर पतला हो गया, ओजोन होल, डब्ल्यू नहीं। अब बताओ, लेकिन आने वाले टाइम में लंदन में भी बनेगा, दिल्ली में भी बनेगा, मुंबई में भी बनेगा, अमेरिका में भी बनेगा, कौन गारंटी है? बात तो सही है। और अगर यूवी रेस अगर डायरेक्टली अर्थ सरफेस पे आया तो तबाही, क्या सर बीमारी 4 याद रखिएगा, म्यूटेशन, ये म्यूटेशन क्रिएट करेगा, और म्यूटेशन हुआ तो स्किन कैंसर, मेनली स्किन कैंसर, इसलिए जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है, मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है उनमें यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अच्छे लोग हैं। इसलिए अफ्रीका जो मेन सेंटर रीजन पे होते हैं, अफ्रीका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, यूवी रेस बहुत ज्यादा, तो मेलानिन उनको बचा लेता है, इसलिए। और जो यहाँ अंग्रेज लोग हैं उनको देखना, उनको स्किन कैंसर ज्यादा होता है, क्यों? मेलानिन नहीं है। तो काला होना अच्छी बात, काला होना अच्छी बात है, इंटेंसिटी ज्यादा, यूवी रेस ज्यादा, तो मेलानिन पकड़ लेगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आए तो एक तो इसकी म्यूटेशन हो गया, स्किन कैंसर, एनसीईआरटी पढ़िए, कैटरैक्ट मिलेगा। इसलिए आप देखोगे गर्मियों के टाइम में आप गोगल्स पहनते हो, चश्मा पहनते हो, उसमें लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टेड, जो क्रीम यूज करते हो आज देखना क्रीम के पीछे लिखा रहेगा यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम, गर्मियों में जो क्रीम यूज करते हैं फेस क्रीम या हाथों में लगाते हैं, हाँ, तो वहां पर लिखा रहता है यूवी प्रोटेक्टेड। इसके अलावा स्नो ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस ये एनसीईआरटी का वर्ड, एक में एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, ये एनसीईआरटी में नहीं, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है स्किन से रिलेटेड। चलिए ठीक है सर, हम लोग क्या करें सर, बचाओ पूरे वर्ल्ड लेवल का है ना सर, ऐसा थोड़ी ना सोचना है कि सर अमेरिका में हो रहा है अच्छी बात, हम लोग तो मजे में है, नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बैठ रहा हो। तो सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 16 सितंबर 1987 को, 1987 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, कहां? एक कनाडा, कनाडा नाम सुना है ना, अमेरिका के जस्ट ऊपर एक बड़ा सा कंट्री है कनाडा, इंडिया से बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, हाँ, वहीं एक प्रोटोकॉल यानी रूल, प्रोटोकॉल मतलब रूल, वहां एक प्रोटोकॉल रूल बनाया गया कि हमें आने वाले टाइम में ओडीएस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को घटाना है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस मेनली सीएफसी को घटाना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अचानक से कंपनी वाले को बोलोगे ए सीएफसी अब रिलीज नहीं करना है, एसी रेफ्रिजरेटर बंद करो, अरे भाई ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ा टाइम तो दो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सीएफसी केमिस्ट्री तुम्हें आता है, सीएफसी की जगह एचएफसी यूज करने लगे, सीएफसी की जगह एचएफसी यूज करने लगे, हाँ यही किया गया। तो धीरे धीरे 1987 में रूल बना, इफेक्टिव कब होता है, इफेक्टिव कब होता है,
यानी रूल तो बनाया गया 87 में, लागू हुआ 1989 में ना। तो यही हमेशा क्वेश्चन बनाया जाता है। अब बताओ 16 सितंबर समझ में आया? 16 सितंबर को हुआ था क्या, प्रोटोकॉल बना, उसी के याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। अब समझ में आ जाना चाहिए, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे में से अब किसी बच्चे को गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है? बस याद रखिएगा यूवी रेस कई तरह के होते हैं, ए होता है, बी होते हैं और सी होता है। 3 तरह के यूवी रेस होती है, और ए से सी की तरफ जाइएगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो वेवलेंथ घटेगा। आपको आता है ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इतना मैंने भी पढ़ा है। एनर्जी बढ़ा तो लैम्डा घटा। हाँ, तो सी को तो पूरी तरह से रोक लिया गया है, सी तो एक भी नहीं आता, सी तो एक भी नहीं आता, बहुत एनर्जेटिक है। आ गया तो बेटा जला देगा, तुम्हें जला देगा। यूवीसी तो एक भी नहीं आता। ए अच्छा है, अरे अच्छा है सर, हाँ अच्छा है, इसलिए बोलते धूप में बैठो, धूप में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर में कुछ हड्डियां मजबूत होगी। पूरे एक मैकेनिज्म है, जूलॉजी में बताया जाता है, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कुछ होते हैं स्किन में, वो रिएक्ट करेंगे, कैल्सीफेरॉल बनेगा। तो ठीक है, यानी कि ये हड्डियों को मजबूत करने हमारे लिए बेनिफिशियल। तो सर प्रॉब्लम कौन है? यूवीबी, यूवीबी। हाँ, तो यूवीबी को बचाने के लिए है हमारे पास ओजोन का लेयर। चलो, तो मेरे में से किसे किसे समझ में आ गया? मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट बोलो किसे किसे समझ में आ गया। फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस कीजिए। सर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होने से सीएफसी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पता नहीं, मैं देखूंगा। ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछे, मैं इस पे रिसर्च करूंगा मुझे। चलो ठीक है। तो मेरे में से कि अगर तुम्हारे पास टाइम है हाफ एन आवर, 20 मिनट 25 मिनट, तो क्या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर ले, एक नया लिंक जनरेट करके? फटाफट मुझे बताओ हाँ या ना, क्योंकि 1 मिनट बचा है। फटाफट 10 सेकंड में मुझे बताओ, 20 से 25 मिनट लगेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का, सीओपी वगैरह, यूएनएफसीसी, क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो, ये सब हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मैं वापस एक लिंक भेज रहा हूँ 20 मिनट्स के लिए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब रिज्वाइन कर लेना, रिज्वाइन करना। चलिए ठीक है, मैं भेज रहा हूँ नया लिंक, आप उस पर जाइएगा, तुरंत रिकनेक्ट करेंगे, स्टार्ट।